40 देशों से इजराइल पर कैसे अटैक होने वाला है। जी हां, इजराइल पर हमला, वो भी 40 देशों से, और नाव में बैठकर, जहाजों में बैठकर वो हमला हो रहा है। कैसे, आज महाभारत में आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ महाभारत में आपको यह भी बताएंगे कि पहले डील होगी फिर हमला होगा क्या, क्योंकि दोनों तरफ से, हमास और इजराइल की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनसे सवाल उठ रहा है, प्रश्न चिन्ह लग रहा है उस डील पर, जो कि हो तो गई है लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। क्या हमला उस डील के बीच होगा, इस पर बात करेंगे। इसी के साथ महाभारत में यह भी आपको बताएंगे कि क्या ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने ईरान को लेकर किस तरह का अलर्ट दिया है। ईरान में कुछ बड़ा होना यानी विश्व युद्ध की घंटी है क्या, आपको आज महाभारत में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज आपको महाभारत में बताती हूं कि कैसे 40 देश इजराइल पर अटैक कर रहे हैं और वो क्यों हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, क्योंकि बंधकों की डील के बारे में बताऊं उससे पहले ये खबर आपको बता रही हूं। इजराइल पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। ये जो आप जहाज देख रहे हैं, कुछ इसी तरह से जहाजों के जरिए इजराइल पर ये वाटर अटैक हो रहा है। इजराइल पर वाटर अटैक, तुर्की से चलेंगे 1000 जहाज, और इन 1000 जहाजों में 40 देशों के 4500 लोग सवार होंगे। ये सवार होकर इजराइल की तरफ जा रहे हैं। 313 बोट्स में तो सिर्फ रूस के लोग होंगे। सोचिए, रूस के लोग इन जहाजों में बैठे होंगे इजराइल के खिलाफ जाने के लिए। इजराइल के वाटर ट्रेड को रोकने की यह कोशिश है, यानी इजराइल के पास पहुंचे और इस तरह से, जैसा आप सड़क पर जाम देखते हैं, जहाजों का जाम पानी में लगा दे कि इजराइल के जहाज निकल ही नहीं पाए, किसी तरह के ट्रेड के लिए ना जा पाए। गाजा के समर्थन में समंदर में यह प्रदर्शन हो रहा है। जो आप झंडे देख रहे हैं तुर्की से निकल रहे हैं, इसलिए एर्दोगान की तस्वीर है, लेकिन जहाज में 40 देशों से लोग हैं, इसलिए अलग अलग देशों के झंडे। 2010 में भी तुर्की में इससे ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था 2010 में, और तब की जो तस्वीरें आई थी वो आगे आपको दिखाऊंगी। इजरायली नेवी के आदेश उन लोगों ने नहीं माने थे, क्योंकि जिस देश के पास आप पहुंचते हैं पानी में भी, वो उनके टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, यानी कि उनका वहां पर उनका ही सब सिक्का चलता है। ऐसे में अगर इजराइल ने उन्हें मना किया तो वहां पर लोगों ने आदेश नहीं माने, इसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। 2010 की बात बता रही हूं। तुर्की की अहमियत इसलिए है, तुर्की से ये जहाज चल रहे हैं क्योंकि तुर्की ने इजराइल से अपना राजनयिक वापस बुला लिया है। ये पहले ही तुर्की कर चुका है। हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की में शरण लेता रहा है, और इसी के साथ साथ एर्दोगान, जिन्हें आप यहां देख रहे हैं, वो इजराइल को कई बार अब वॉर क्रिमिनल बता चुके हैं और इजराइल के खिलाफ अपने देश में रैली भी कर चुके हैं। इसलिए यह अहम है कि ये सारे के सारे 1000 जहाज तुर्की से चलकर इजराइल की तरफ आ रहे हैं। अब आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूं, ये किस तरह की एक प्रदर्शन, 40 देशों से हमला किस तरह का है। ये 2010 की तस्वीर, आपको ये उसी तरह के एक प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रही हूं। मावी मरवारा ये कंपनी है जिसने इसी तरह का एक प्रदर्शन किया था, कुछ ऐसे ही 1000 बोट्स में बैठकर। ये एर्दोगान है जिन्होंने अपने देश में रैली की थी, और एर्दोगान रैली कर रहे हैं अपने देश में, ये आपको मैंने बताया। लेकिन कुछ इसी तरह से जहाज निकलेंगे और ये जहाज में बैठकर अलग अलग देशों के लोग पहुंचेंगे इजराइल के पास। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब आपको बताती हूं कि तुर्की की तरफ से इजराइल पर तो हमला हो रहा है, लेकिन इस बीच इजराइल सीज फायर की बात कर रहा है, बंधकों को डील की बात कर रहा है। बंधक छोड़ने के लिए सीज फायर पर समझौता हो गया है, और कतर, अमेरिका, मिस्र ने इसमें मध्यस्थता की है। इस सीज फायर में डील फाइनल होने पर इसका बड़ा ऐलान किया गया, जो आज की बड़ी खबर है। 50 बंधकों को जल्द रिहा करेगा हमास। इसको जरा जल्दी चलाइए। 30 बच्चों और 20 महिलाओं को भी छोड़ेगा, लेकिन हर दिन 12 से 13 बंधक आजाद होंगे, यानी एकदम से नहीं छोड़ देंगे, वरना कहीं इजराइल हमला ना कर दे, ये भी डर है। इसके बदले 4 दिन के लिए युद्ध रोका जा रहा है। 4 दिन तक युद्ध नहीं करेगा इजराइल। इजरायली संसद में प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है। 50 बंधकों के बदले 150 फिलिस्तीनी भी छोड़े जाएंगे। कौन? जो कि इजराइल की जेलों में बंद हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यानी कम उम्र के हैं, उन्हें इजराइल छोड़ेगा। सीज फायर आगे बढ़ाने के लिए भी शर्तें रखी गई हैं। 10 बंधक रिहा किए तो 1 दिन सीज फायर बढ़ेगा, यानी यह भी मतलब है। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे 4 दिन दे दिए इजराइल ने। जैसे जैसे बंधक रिहा होंगे वो सीज फायर आगे बढ़ेगा, यह डील हुई है। अब इस डील को लेकर शर्तें क्या लागू की गई हैं? हमास की तरफ से इस डील पर कुछ शर्तें रखी गई हैं। समझौते पर क्या शर्तें हैं? गाजा में दोनों ओर से हमले नहीं होंगे, मिलिट्री बेस में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा, साउथ गाजा में 4 दिन तक एयर ट्रैफिक बंद रहेगा। एयर ट्रैफिक यानी कि ऊपर किसी तरह के कोई प्लेन्स नहीं चलेंगे, किसी तरह का कोई इजरायली एयरफोर्स अपने प्लेन्स का इस्तेमाल नहीं करेगी। 6 घंटे तक उत्तरी गाजा के ऊपर ड्रोन्स भी नहीं चलेंगे, क्योंकि हमास को लगता है ड्रोन्स के जरिए कहीं हमला ना कर दें, और ये हमास के भी ड्रोन्स नहीं होंगे। सुबह 10 से 4 बजे तक उड़ानों पर भी रोक है। गाजा में हर दिन 300 ट्रक सामान पहुंचेगा, और इसी के साथ साथ 4 दिन कोई हिरासत और गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी कि
इजराइल भी हमले रोकेगा, हमास भी, लेकिन कोई गिरफ्तारी भी नहीं करेगा। उत्तर से दक्षिणी गाजा जाने पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन यानी इसका मतलब यह है कि आम लोग अगर मूवमेंट करना चाहे फिलिस्तीनी तो वो कर सकते हैं। ये शर्तें हैं समझौते के लिए। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो आपको बता देती हूं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह और हमास के बीच बड़ी बैठक हुई है। जी हां, हिजबुल्लाह नेता नसरल्ला से मुलाकात की है हमास के दो नेताओं ने। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आई है, यानी कि जहां सीज फायर की बात हो रही है वहीं नसरल्ला से, हिजबुल्लाह से मुलाकात भी हो रही है, जो लगातार इजराइल पर हमले करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सीज फायर से पहले इस मुलाकात के मायने क्या है? हमारे साथ वॉर जोन से सीधे हमारी सहयोगी सलोनी श्रीवास्तव जुड़ रही है। सलोनी, बैठक की तस्वीरें आई हैं, नसरल्ला से मिल रहे हैं इस हमास के नेता, सीज फायर की बात, वहां पर क्या चर्चा है और उस बीच इस मुलाकात को लेकर क्या चर्चा है? देखिए सुचरिता, ये मुलाकात कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह जिस तरह से हमास को समर्थन देता रहा है, ये 4 दिन का जो ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है, ब्रीदिंग टाइम मिल रहा है, हमास कोशिश ये करेगा कि वापस उठ खड़ा हो, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कैसे बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लगातार तबाह किया जा रहा है जो कि हमास से जुड़े हुए थे। जो अब सुरंगों का नेक्सस था पूरा, उससे भी लगभग 400 सुरंगे, जो 24 घंटे का डेटा हम आपको बता रहे हैं, 400 सुरंगों को अब तक आईडीएफ तबाह कर चुकी है। तो 4 दिन का ये जो सीज फायर है, इसमें जो कल सुबह 10 बजे से लागू होने की बात कही जा रही है, उसमें समय जो मिलेगा उसमें हिजबुल्लाह और हमास ये तय कर रहे हैं कि आगे अगर 4 दिन बाद फिर से ये वॉर रिज्यूम करती है तो कैसे उसका जवाब देना है। हालांकि मुझे लगता है कि सिर्फ क्योंकि 50 लोगों की रिहाई की बात हो रही है जो बंधक है, ऐसे में 190 बंधक अभी भी रहेंगे हमास के पास। और क्योंकि इजराइल ने ये कहा है कि हर 10 दिन और हर 10 बंधकों के साथ एक दिन है, तो हो सकता है कि ये जो सीज फायर है वो लंबा चले और इजराइल ये कोशिश करे कि उसके बंधक वापस आ जाए। तो ऐसे में आप समझिए कि 24 दिन का समय, अगर लगातार होता है ऐसा तो 24 दिन का समय मिल जाएगा। हालांकि हमास कैसे सीज फायर का पालन करता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमास सीज फायर का पहले 50 बंधकों को तो रिहा कर दे, फिर सीज फायर का पालन ना करे, उसके पास कुछ आर्म्स और एमिनेशन आ जाए, फिर हमले करे, फिर ये हो कि इजराइल जवाब दे कि इन्होंने जो सीज फायर है, वो जो नॉर्म है, उसका पालन नहीं किया है। तो वो दौर एक हो सकता है हम देखें यहाँ पर। लेकिन फिलहाल जो बैठकें वहां हो रही हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद, अभी तो हम हमास और हिजबुल्लाह की बैठक दिखा रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के दर्शकों को महाभारत के जरिए, हो सकता है सुचरिता आप कुछ दिन बाद हुतियों का भी कैसे साथ में एक पूरा ग्रुप बन रहा है वो भी दिखाएं, क्योंकि इसी तरह का चल रहा है, इसी तरह का पूरा नेक्सस चल रहा है और ये तीनों आतंकी संगठन एक दूसरे से आपस में निटेड है और इजराइल इन्हीं का सामना कर रहा है। ऐसे में तस्वीरें बता रही है कि ये जो सीज फायर है इसके अंदर खाने बहुत कुछ चलने वाला है। बड़ी बात आपने कही है कि सीज फायर के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है और वो अंदर खाने क्या क्या हो सकता है, उन पॉसिबिलिटीज पर भी आज महाभारत में बात करूंगी, क्योंकि इस सीज फायर से, जो कि शांति के लिए हो रही है, इससे युद्ध भड़कने की और भी कई संभावनाएं हैं, उन पर भी बात करेंगे सलोनी। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं कि सीज फायर से कौन परेशान है, जो नहीं चाह रहा है कि सीज फायर हो। देखिए रिपोर्ट। 47 दिनों तक खूब गोले गरजे और बम बरसे, लेकिन जंग में अब बड़ी सियासी सुलह होने जा रही है। अब से कुछ ही घंटों में सीज फायर हो जाएगा, यानी 4 दिनों तक हमास इजराइल का युद्ध रुकेगा और बंधक कैदियों की अदला बदली होगी। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता से होने वाले इस एक्सचेंज पर पूरी दुनिया की नजर है। जब बड़ी बड़ी महाशक्तियां सीज फायर पर नजरें गाड़े बैठी हैं, तो सबकी नजरें एक ऐसे देश पर भी हैं जो इस तरह के किसी शांति समझौते में शामिल नहीं है, और वो है ईरान। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान सीज फायर होने देगा, क्योंकि वो हमास को भड़काता है, इजराइल की घेराबंदी चाहता है, बंधक छूटे तो निर्णायक मोड़ आएगा, सौदा करने की शक्ति कम हो जाएगी। यही ईरान नहीं चाहता, क्योंकि इस जंग से ईरान के हथियारों का कारोबार बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट में उसकी पूछ भी बढ़ रही है। तो क्या ईरान सीज फायर नहीं होने देगा? इस समय हमास को यह दिखाई दे रहा है कि उसे रीग्रुप करने का समय मिल रहा है, एक के बदले 3 बंधक रिहा हो रहे हैं और इजराइल को यह विन विन सिचुएशन मिल रही है कि इंटरनेशनल प्रेशर जो सीज फायर का था उसके ऊपर वो कुछ कम हो जाएगा और इंटरनल प्रेशर जो बंधकों को छुड़ाने का था वो भी कुछ कम हो जाएगा। लिहाजा ईरान चाहकर भी इस समझौते में दखलंदाजी हमारी निगाह में नहीं कर पाएगा। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि इजराइल में दम नहीं कि वो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले झेल सके। इस धमकी के बीच फिर ईरान ने एटमी प्लान से टेंशन बढ़ा दी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अलर्ट किया है कि उन्हें नहीं पता कि ईरान पर्दे के पीछे क्या कर रहा है। आईएईए के डीजी ने बयान में कहा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हम चाहते हैं कि ईरान अपनी जिम्मेदारी निभाए और परमाणु गतिविधियों को शांतिपूर्ण रखने के लिए जरूरी स्पष्टीकरण दे। यानी ईरान कुछ तो ऐसा कर रहा है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। ईरान अभी भी एक न्यूक्लियर देश नहीं माना जाता है और उसको वो कोई भी ट्रीटी में शामिल नहीं होना चाहता, वो अपने स्टैंड को वेग रखना चाहता है। तो ये बहुत जरूरी हो गया है, एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो बॉडी है उनको ईरान से एक जवाब मांगना कि वो
ईरान की क्या पोजीशन है। हर देश की नजरें ईरान पर टिकी है क्योंकि जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कतर और मिस्र के साथ मिलकर सीज फायर करा रहे हैं। भारत ने G20 की बैठक बुला ली। इन सब के बीच तुर्की के राष्ट्रपति ने मिस्र जाने का ऐलान कर दिया है। आखिर एर्दोगन और ईरान चाहते क्या है? मिडिल ईस्ट में क्या किसी भीषण महायुद्ध की पटकथा लिखी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं बता दूं मेरे साथ मेहमान कौन जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आ गए हैं, मेजर जनरल GD बख्शी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही एम्बेसडर अशोक सजनार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। महाभारत में आपसे चर्चा होती है तो हर बार पता चलता है कि किस तरह दुनिया करवट ले सकती है। मैं एक बार शुरुआत करूं इस चर्चा की, उससे पहले एक और बड़ी खबर बता देती हूं। जो G20 की वर्चुअल समिट है उस पर पीएम मोदी का बड़ा बयान आया है। इजराइल और हमास के ऊपर पीएम मोदी बोले, पश्चिम में जो स्थिति है उसके लिए हम चिंतित हैं। हम सभी के लिए आतंकवाद अस्वीकार्य है।